नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने शपथ ली। राजभवन के बिरसा मंडप में इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड की विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए हमेशा सरकार को सहयोग रहेगा। मैं उसको नमन करता हूं और मुझे विश्वास है यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ झारखंड की विकास के लिए जो भी योजनाएं होगी, मैं केंद्र से भी सहयोग लेकर मेरा एकमात्र उद्देश्य होगा यहाँ की जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान देना। झारखंड का विकास होना चाहिए। आदरणीय रमेश बैस जी, इनका भी संसदीय इतिहास बहुत पुराना है। 7 बार सांसद भी रहे। आदरणीय वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। इसके पहले भी राज्यपाल थे। तो स्वाभाविक रूप से उनके अनुभव का लाभ झारखंड राज्य को प्राप्त होगा, ये हम लोग विश्वास करते हैं। झारखंड में ब्लैक फंगस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। रांची में ब्लैक फंगस से 3 लोगों की मौत मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि ये बीमारी उन लोगों पर असर कर रही है जिन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, साथ ही जो कोरोना संक्रमित भी रह चुके हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर वैक्सीन की किल्लत को लेकर भी निशाना साधा। ब्लैक फंगस तो आप जानते हैं कि जिस टाइप से एस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है और न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया, तो उन्हीं लोगों को ब्लैक फंगस या वाइट फंगस के वो लोग ही शिकार ज़्यादा हुए हैं जिनको मधुमेह है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, या उनके जो है बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता कम है। आप देखिए जिस टाइप से ICMR ने लगातार जो है दवाइयों को और चीज़ों पर जो है मतलब एक तरीके से ये कहें कि देश की जनता को जो है प्रयोगशाला का चूहा बना दिया। वहीं राजधानी रांची में अपराधियों ने बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक युवक की हत्या कर दी। डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनो इलाके में हुई इस घटना से पुलिस सख्ते में है, तो वहीं लोगों में भी दहशत का माहौल है। बीच सड़क पर हुई इस वारदात ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक अल्ताफ जमीन कारोबारी था। कार में सवार अल्ताफ को बाइक सवार अपराधियों ने 4 से 5 गोली मारी। मिली जानकारी के मुताबिक कार में ही अल्ताफ की मौत हो गई थी, लेकिन उसे रिम्स ले गई पुलिस, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के दोस्त ने गोलीबारी में वार्ड पार्षद मोहम्मद रिजवान का हाथ होने की आशंका जताई है। वहीं सिटी एसपी ने कहा है कि मृतक अल्ताफ पर रांची के कई थानों में मामले दर्ज थे। उन्होंने ये भी कहा कि हत्या क्यों की गई और कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी जांच फिलहाल जारी है। मैं विधानसभा का एम्प्लॉय हूँ। मेरा वो दोस्त था, उसकी फैमिली हमारे यहाँ, हम उसको कोऑपरेट किए थे, खड़ा किए थे। और थाने का एक छोटा ऑफिसर है जिसका नाम मैं बताऊंगा, वो मिली भगत है उसका, पूरे गुंडे का मैं बताऊंगा। अभी आपके सामने नहीं, एसपी सीनियर एसपी के यहाँ हम बताएंगे। कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक व्यक्ति जो है वो गाड़ी में बैठे हुए थे अपने, उनको गोली मारी गई। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार हॉस्पिटल में हमने जो पता करा है उनकी अभी मृत्यु हो चुकी है। घटना अभी अनुसंधान अंतर्गत है। सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। आसपास के प्रत्यक्षदर्शी जो भी हैं उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं और जो भी टेक्निकल इंटेलिजेंस हमारे पास है उनके आधार पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं रांची के अरगोड़ा में मोबाइल छिनतई के आरोप में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक अफान अंसारी के भाई ने बताया कि मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने उसकी पिटाई की, जिससे अफान की मौत हो गई। हालांकि मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बनाया गया है इशू की मोबाइल छिनतई किया है, तो मोबाइल छिनतई किया तो करेगा तो उल्टा साइड नहीं भागेगा, कहीं पे अपने ही घर तरफ भागेगा। ठीक है, वो मतलब वहां से 1.5-2 किलोमीटर आउट साइड में नहीं जाएगा, इन साइड अपना जो है लोकेशन वही तरफ आएगा। तो वही सब है, इसको मिल के मारा गया है। बस यही प्रशासनिक और ये सब प्रशासन चाहते हैं कि इसका छानबीन करे।
गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट की घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और महिलाएं सभी आपस में मारपीट करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति के निजी जमीन के जोतकोड़ पर रोक लगाने पर मारपीट शुरू हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। यही नहीं, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों के जेवरात भी छीन लिए। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इधर अंचल अधिकारी भी विवादित जमीन पर अदालत के अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। साइबर अपराधी ठगी के रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं। इसी के तहत अब बल्क मैसेज भेजकर लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है। बल्क मैसेजिंग ऐप के जरिए साइबर अपराधी सैकड़ों लोगों को एक साथ मैसेज भेजते हैं। ये मैसेज कोडेड होता है। उस मैसेज में एक हेल्पलाइन नंबर और लिंक भी होता है। मैसेज पर लिंक पर क्लिक करते ही आपका मोबाइल या कंप्यूटर हैक हो सकता है। इसके बाद मोबाइल और कंप्यूटर की डाटा चोरी के अलावा मनी वॉलेट से खाता भी खाली हो सकता है। इन दिनों साइबर अपराधी टेक्स्ट मैसेज के जरिए रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल के क्रिम्स मालवेयर भी भेज रहे हैं। इसी टूल के जरिए लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल को हैक किया जा रहा है। के सिम जो भी उपभोक्ता यूज़ कर रहे हैं उनसे संबंधित ठगी के मामले रांची पुलिस के नज़र में आई है, जिसमें मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें बल्क एसएमएस के थ्रू उन्हें मैसेजेस किया गया कि आपका KYC अपडेट पेंडिंग है, आप कृपया इस दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। संपर्क करने पर बैंक संबंधित जानकारी साझा करा लेते हैं अज्ञात साइबर अपराधी और उनसे ठगी की जाती है। गिरिडीह की देवरी में JSLPS के जोहार परियोजना के तहत आजीविका उत्पादक समूह से जुड़ी सखी मंडल की सदस्यों ने करीब 4 एकड़ में लेमन ग्रास लगाई है, जिस पर करीब 1 लाख रुपए की लागत आई है। वहीं तैयार होने पर लेमन ग्रास की अनुमानित मूल्य 10 लाख रुपए से ज्यादा होगी। देवरी आजीविका समूह की 10 महिलाएं लेमन ग्रास की खेती कर रही हैं। इसके लिए जोहार परियोजना के तहत प्रत्येक सदस्य को 4,700 रुपए मिले हैं। लेमन ग्रास का तेल निकालकर बेचा जाता है, जिसका इस्तेमाल मेडिकल, हर्बल, परफ्यूम, साबुन और एंटीसेप्टिक मेडिसिन बनाने में किया जाता है। हालांकि देवरी में प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने की वजह से समूह की महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें 80,000 स्लिप लगा हुआ है, पैसे मतलब स्लिप पर स्लिप आप लोग खरीदारी करके लगाए हैं। हाँ। अच्छा, तो ये बिक्री कैसे होता है? आप लोग कैसे इसको बेच रहे हैं? कहाँ बेच रहे हैं? मतलब ग्रुप में फिर से जा रहा है। अच्छा, ग्रुप में इसको फिर बेच दे रहे हैं? हाँ, ग्रुप में ही बेच रहे हैं। अच्छा, ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है ये प्लांट? ये प्लांट 1 साल में। JSLPS के माध्यम से इसको करवाया जा रहा है। अच्छा, JSLPS के अंतर्गत जोहार परियोजना एक प्रोजेक्ट है, जिसमें आजीविका उत्पादक समूह का गठन करके दीदी लोग को आजीविका के लिए इसको लेमन ग्रास की खेती करवाया जा रहा है। इसका लेमन ग्रास का खेती में 4,750 रुपये का दीदी का सहयोग जोहार परियोजना से मिलता है और उसी से वो दीदी सैंपलिंग खरीदती है और उसमें गोबर खाद को भी दे करके रोपाई करती है। कभी महाजनी प्रथा के आंदोलन का गवाह रहा जामताड़ा के कंचनबेड़ा गांव की ओर जाने वाली सड़क वर्षों बाद भी नहीं बन सकी है। गुरुजी समेत कई आंदोलनकारियों का गवाह रहे इस आदिवासी बाहुल्य गांव में जाने के लिए लोगों को पथरीली सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। सड़क की स्थिति इतनी बदतर है कि जरा सी चूक हुई कि नहीं, लोग दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। लोगों को इससे भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और लोग प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इधर सड़क की हालत पर स्थानीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी भी बहाना बनाते नजर आए। तो हमरा जब तक पाए लगे गल उल्टे गले रक्त बिराबेक ना पत्थर आछे नेता तो हमरा बोले बोले थके गेलो
जब से हम लोग स्कूल में आए ना तब से ऐसे नहीं देखे, हम 10-12 साल से ऐसे नहीं है। अच्छा, क्या परेशानी हो रहा है? वही आने जाने वाला का रास्ता ठीक नहीं है। अच्छा, तो ये गांव कंचनबेड़ा गांव में गुरुजी से क्या संबंध है? यहीं से तो ये आंदोलन स्टार्ट किए थे कंचनबेड़ा से। आदिवासियों का बहुल क्षेत्र का पैसा भाजपा ने खाया है, भाजपा ने लूटा है, उसी का पैंच है, इसी कारण बन नहीं पा रहा है। मैं हाईकोर्ट गया हुआ हूँ, बहुत जल्द मामला जब ठीक हो जाएगा, आदेश आएगा तो वो सड़क बन जाएगा। खबर गुमला के डुमरी प्रखंड से है, जहां पहाड़ के बीचों बीच बसा ये लुचुत पाठ गांव में अभी भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। गांव में रह रहे लोगों को पानी लेने 1 से 2 किलोमीटर दूर चल जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पेयजल के नाम पर पैसे तो खर्च किए गए, लेकिन सुविधा नहीं दी गई। गुमला उपायुक्त का साफ तौर पर कहना है कि 1 महीने के अंदर गांव में सोलर जल मीनार लगा दिया जाएगा। बाबा टांगीनाथ धाम की पहाड़ी से करीब 5 किलोमीटर ऊपर बसे इस गांव में 150 परिवारों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसन चापाकल भी नखे, पानी ले दिक्कत पड़े। ऐसन बरखा कर दिन में गंदा पानी पी पी के आदमी मन बीमार हो। गांव जो है ये डुमरी प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पानी की समस्या है, हम लोगों के द्वारा सर्वे करवाया गया है और 1 महीने के अंदर उस गांव में सोलर जल मीनार के द्वारा हम लोग पानी की व्यवस्था करवा देंगे। रामगढ़ में भैरवी नदी पर तैर रही जुगाड़ नाव ग्रामीणों को इस पार से उस पार ले जा रही है, जिसकी सवारी में थोड़ी सी भी चूक का मतलब है जहन्नुम का टिकट। हौले हौले डोर खींचती जा रही है। और उससे बंधी जुगाड़ नाव भैरवी नदी के पानी में एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है। इस जुगाड़ नाव पर कभी बाइक सवार होती है तो कभी माल असबाब से लदी साइकिल। एक साथ कई सवारियों को लादे हुए भी ये जुगाड़ नाव तैरती जाती है। मानसून में जब भैरवी नदी पानी से लबालब हो जाती है तो टायर के ट्यूब और बांस के चचरी से बनी यही जुगाड़ नाव रामगढ़ के ग्रामीणों का एकमात्र सहारा हो, जो खतरों से खेलते हुए कभी इस पार तो कभी उस पार ले जाती है। मजबूरी के कारण से क्या है कि जो हम रास्ता सार दा पुल टूटा हुआ मिला और इसमें बना भी नहीं है, बरसों से लटका हुआ है ये। और अगर मान ले कहीं घूम के भी जाते हैं तो हमारा 10 किलोमीटर जाना होगा पीछे, तब जाकर अपना जगह पर पहुंच पाएंगे। साल 2018 में 2 करोड़ रुपए की लागत से भैरवी नदी पर पुल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। कई पाए भी खड़े हो गए, लेकिन सालों गुजरने के बावजूद पुल की हालत जस की तस है। जब बरसात में भैरवी नदी उफान पर होती है तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जब कोई उपाय नहीं होता है तो जुगाड़ नाव पर जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला सफर जो है शुरू हो जाता है। ये रस्सी के सहारे चलाते हैं। उसके बाद यहाँ ट्यूब बांध के रस्सी लगाते हैं और टान उन के पार करते हैं लोग को। इसी में 200-400 रुपया हो जाता है। भैरवी नदी पर हिचकोले खाती जुगाड़ नाव मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक तो पहुंचाती है, लेकिन इसकी सवारी खतरे से खाली नहीं है। फिर भी रामगढ़ के ग्रामीण करे तो क्या करें, मंजिल दूर है और जाना जरूर है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रामगढ़।
गिरिडीह में केरला मॉडल के एक शानदार इको फ्रेंडली स्कूल की आधारशिला टुंडी रोड के मोहनपुर में रखी गई। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से मोंगिया स्कूल का शिलान्यास विधिवत रूप से किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया भी शरीक हुए। इस दौरान स्कूल के ब्रोशर का भी लोकार्पण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि आम स्कूल से हटकर एक अलग तरह के स्कूल की परिकल्पना उन्होंने कई साल पहले की थी। अब उसे साकार करने का वक्त आ गया है। स्कूल पूरी तरह इको फ्रेंडली होगा और इसके निर्माण में पर्यावरण संरक्षण का पूरा ख्याल भी रखा जाएगा। साथ ही बुनियादी शिक्षा के साथ कौशल विकास और वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक नया प्रयोग करना, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम एक ऐसे कदम की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हम ये समझ पाएं कि हमारे आसपास के समाज में क्या आवश्यकता है और क्या इस समय की प्रेजेंट तत्काल क्या जरूरत है और उसको हम किसी तरह से भी जितना ही हो सके उतना पूरा कर पाएं। आज आसपास के इलाकों में बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं जिसमें कि बच्चों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम उन स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। हमने एक ऐसा अच्छा स्कूल बनाना है जिसमें कि सारी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से और यहाँ तक कि उन चीज़ों का उपयोग करके बनाना है जिसमें कि सारा कुछ इको फ्रेंडली हो, बांस का उपयोग हो। कोरोना महामारी से बचाव का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन है। वैक्सीन बॉडी के इम्यून सिस्टम को रोगों से लड़ाई के लिए तैयार करती है, लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट होने के चलते टीका कई और गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए भी कवच का काम कर रहा है। ये बात अब आम है कि कोरोना महामारी के खतरे को कम करने का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि टीका लेने से उसकी दूसरी बीमारियां भी खत्म हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, ये दावा है मध्य प्रदेश के कलेक्टर ऑफिस में स्टेनो के पद पर तैनात राकेश श्रीवास्तव का। राकेश लंबे समय से अनिद्रा से परेशान थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने टीके का डोज लिया, इनकी ये परेशानी खत्म हो गई। वैक्सीन लगने से मेरे को मतलब नींद की जो समस्या थी, कई नींद नहीं आती थी, उससे वैक्सीन लगने के बाद अच्छी नींद आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन से ये परिवर्तन हुआ है। राकेश अब खूब अच्छी नींद ले रहे हैं। इनका दावा है कि टीके की बदौलत ही इनकी परेशानी दूर हुई है। लेकिन ये दावा सिर्फ राकेश का ही नहीं है। विदिशा के रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग का भी ऐसा ही दावा है, जो सालों से घुटनों की दर्द से परेशान थे। इनकी माने तो टीके का डोज लेते ही इनकी परेशानी भी छूमंतर हो गई। तो करते, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, सो खूब तो नींद आ रही है और खूब खाना भी खा रहा हूँ और खूब रिंग भी रहा हूँ। बैठक भी नहीं बनाती, पैर छत पे नहीं चल पाता। टीके का फायदा गिनाने वाले लोगों की तादाद इतनी ही नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीनेशन के जादुई असर की तारीफ करते थक नहीं रहे। लिहाजा हमने इस बारे में अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के डीन सुनील नंदेश्वर से बातचीत की और उन्होंने जो बताया उसने तो जैसे इस पहेली को ही सुलझा दिया। देखिए, कोविड जो वैक्सीन लग रही है उसके कारण से जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है, पर इम्यूनिटी जो है वो कोविड वायरस से को डिस्ट्रॉय करने के लिए या कम उसके इफेक्ट को कम करने के लिए उपयोग में आती है। वो एंटीबॉडी जो है ऐसे वायरस को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करती होगी, तो जिसके कारण से ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि उनकी जो है बीमारियां, दूसरी बीमारियां जो है वो कम हो रही है। बेशक टीका लेने के बाद इंसान के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, जो कोरोना महामारी के साथ साथ कई और तरह की संक्रामक बीमारियों में भी असरदार भूमिका निभाती है, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। बहरहाल उम्मीद है कि कोरोना के खिलाफ जंग में आप भी वैक्सीन की ताकत समझेंगे और जल्द से जल्द इस संजीवनी का डोज लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।